अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। अब आप लोगों को पता है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया कॉज करते हैं, ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करते हैं, लिशमैनियासिस कॉज करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करते हैं, एमीबियासिस कॉज करते हैं। सबसे पहली बात तो जो उनका मेन जो डिजीज़ वो लोग कॉज करते हैं मलेरिया होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया आप लोगों को पता है कॉज करने वाला बैक्टीरिया नहीं बल्कि प्रोटोजोन होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। मेरा मतलब प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मलेरियाए, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम नाउलेसी। अच्छा, ये हमारे अंदर जब आते हैं ना तो ये लिवर में अपना एक लाइफ स्टेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं ब्लड में, ठीक है, और ब्लड में भी कंप्लीट करते हैं। अब जो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं वो एक तो वो वाली होती हैं जो कि इसे लिवर में इसको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। लिवर में इसके अगेंस्ट काम करती हैं, वो होती हैं टिश्यू शिजोंटिसाइड्स। और जो ब्लड में जब ये जाता है, ब्लड में जाके इसको मारती हैं, वो होती हैं ब्लड शिजोंटिसाइड्स। टिश्यू शिजोंटिसाइड्स की आप लोगों ने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। मैं क्या नाम ले रही हूँ, टिश्यू शिजोंटिसाइड और ब्लड शिजोंटिसाइड, ठीक है। तो टिश्यू सिजोंटिसाइड्स में आप लोगों ने एक ही एग्जांपल याद रखनी है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमाक्वीन, ठीक है। और जो ब्लड शिजोंट बाकी जितनी भी ड्रग्स मैं पढ़ाऊंगी ना, प्राइमाक्वीन को छोड़ के बाकी सारी ड्रग्स जाके ब्लड शिजोंटिसाइड्स होती हैं, वो ब्लड में जाके मारती हैं इन्हें। सिर्फ टिश्यू शिजोंटिसाइड एक ही होती है प्राइमाक्वीन, वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग जो ड्रग पढ़ने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग, वो है सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन के बारे में आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये 4 अमाइनो क्विनिलीन कंपाउंड होता है, उसका डेरिवेटिव होता है बल्कि, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग ओरली लेते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पूरी बॉडी में ही आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी बल्कि बहुत अच्छी होती है कि अगर हम लोग इसके साथ एंटासिड्स ले लें वो इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होने देती, इसलिए एंटासिड्स को हम लोगों ने नहीं लेना जब भी हम लोग क्लोरोक्वीन को यूज़ कर रहे हों तो, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये हमारे अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता क्लोरोक्वीन, ठीक है। क्लोरोक्वीन जिस फॉर्म में हम लोग लेते हैं उसी फॉर्म में हमारे अंदर रिलीज हो, मतलब यूरिन में ये रिलीज आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोगों को एक डायग्राम से समझाती हूँ, जो मैंने यहाँ पहले से ही बना के रखी हुई है, ठीक है। डायग्राम ये है कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्लोरोक्वीन ब्लड शिजोंटिसाइड है, ठीक है, क्योंकि प्राइमाक्वीन को छोड़ के सारे एंटी मलेरियल ड्रग्स ब्लड शिजोंटिसाइड्स हैं। सिर्फ प्राइमाक्वीन जो है वो टिश्यू शिजोंटिसाइड होती है, मतलब वो लिवर में मारती है, बाकी सारे के सारे ब्लड में मारते हैं। इसलिए क्लोरोक्वीन भी ब्लड शिजोंटिसाइड है, वो ये एरिथ्रोसाइड बना हुआ है। इसके अंदर ये जो रेड वाला है ये मैंने बना दिया है प्लाज्मोडियम अपना, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्या हुआ, अब जब क्लोरोक्वीन ये येलो वाली है, ठीक है, हम लोगों ने क्लोरोक्वीन ली, वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में इसके अंदर चली जाती है, फूड वैक्यूल है, ठीक है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में जाती है। अब क्या असल में ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे कर क्या रहा होता है इसके अंदर के ब्लड के अंदर, इसका काम क्या, ये क्यों आया है, वो हीमोग्लोबिन को हीम में चेंज करता है। हीम ये छोटी छोटी फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर कि वो देखते हैं कि भाई हीम अगर एक्यूमुलेट हो गई वो तो मुझे मार देगी, तो वो क्या करता है कि हीम को पोलीमराइज करता है और हीमोजोइन बनाता है, ठीक है। अब जब हीमोजोइन बना देता है तो जो क्लोरोक्वीन होता है उसका ये काम होता है कि वो हीम की पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता हीमोजोइन में, जिसकी वजह से हीम उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब हीम इसमें एक्यूमुलेट होता है वो इसके लिए टॉक्सिक होता है, वो इस पूरे को इवेंचुअली मतलब इसको डेथ कॉज कर देता है प्रोटोजोन की। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपको समझ आ गया। अब रेसिस्टेंस भी बहुत सारे ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना ये भी बड़े चालाक होते हैं, ये भी इनके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। रेसिस्टेंस के 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो ये होता है कि ये इनकी इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ही नहीं होने देते, मतलब ये इनको इंट्रासेलुलर ऐसे मतलब ट्रांसपोर्टर्स बनाते हैं जो इसको क्लोरोक्वीन को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। एक तो वो वाले बना देते हैं, एक ये वो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना देते हैं जो कि इसको अंदर ही नहीं आने देते। पहली बात, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना देते हैं जो क्लोरोक्वीन को अंदर ही नहीं आने देते। दूसरी बात, वो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना देते हैं जो इसको बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, कोई वो ट्रांसपोर्टर्स जो इनको अंदर नहीं आने देते, उनको कोड करने वाला जीन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्लोरोक्वीन रेसिस्टेंट ट्रांसपोर्टर जीन, ठीक है। ये वाला जीन उसको कोड करते हैं उन ट्रांसपोर्टर्स को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लोरोक्वीन के खिलाफ ज़्यादातर रेसिस्टेंस डेवलप प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही करता है, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को इसके
जो क्लिनिकल यूजेस हैं उस पे आ जाते हैं कि ये एक्यूट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ये एज प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि हम लोग को पता है कि ये डिजीज़ हम लोग को आगे होने वाली है, तो हम लोग पहले ही उसके अगेंस्ट दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो जो दवाइयाँ होती हैं वो हम लोग प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ले रहे होते हैं, तो उसको प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे इसे लेते हैं। उसके अलावा इसको हम लोग प्लाज्मोडियम कह रही हूँ, सॉरी, क्लोरोक्वीन को हम लोग अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेते हैं, ताकि हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रियोमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह को ट्रीट कर सकें। उसके अलावा ये हम लोग रीसेंसिटाइजेशन करने मतलब कैंसर सेल्स की जब हम लोग कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, खैर वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आपकी मिनी कैट में, फिर भी बता देती हूँ कि वो कैंसर सेल्स की जब हम लोग कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम लोग उनके सेल्स की रीसेंसिटाइजेशन के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने जो इसका याद रखना है ना, टॉक्सिसिटीज़ में आप लोगों ने एक निमोनिक याद रखना है, जो है जी राना जी। ठीक है, RANA, जी राना साहिब। ठीक है, इस तरह याद रखना है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप कुछ भी कर लें, आपको फार्मा, आपका कोई दिमाग कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फार्मा, आप लोगों को फार्मा के जो खासकर टॉक्सिसिटीज़ हैं वो आपको इस तरह याद नहीं होंगी, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने किसी बुक से देखा था। ठीक है, निमोनिक्स की बुक है मेरे पास, तो उसमें लिखा हुआ है जी राना साहिब, तो इससे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। जी से होता है GIT डिस्ट्रेस या GIT डिस्टर्बेंस। ठीक है, उसके अलावा R से होता है रेटिनल डैमेज, A से होता है अटैक ऑफ पोरफायरिया। ठीक है, उसके अलावा N से होता है नेफ्रोपैथी, और A से होता है ऑडिटरी डैमेज या ऑडिटरी इम्पेयरमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा साहिब पूरा का पूरा एक ही है, तो ऐसे स्किन रैशेज और स्किन लियंस कॉज करता है ये। ठीक है, तो ये सारी इसकी आप लोगों ने लिख देनी है, क्योंकि कुछ ना आने से बेहतर है आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग टॉक्सिसिटी के बुक में अपनी बुक के पास ही टॉक्सिसिटी वाली जगह पे ही साथ लिख दिया करें, ताकि आप लोग बार बार रिवाइज करें तो आपको वहाँ पे एटलीस्ट आपको ये पिक्चर दिमाग में आ जाएगी, वहाँ आप लोगों ने लिखा हुआ था और ये वाला लिखा हुआ था। ठीक है, निमोनिक। तो उसके अलावा आप लोगों ने ये सारा, आप लोग को एटलीस्ट कुछ तो लिख पाओगे ना पेपर में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग लो डोजेज में देते हैं तो उसके ये टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं कि वो GIT डिस्ट्रेस भी कॉज करता है, वो स्किन रैशेज भी कॉज करता है, साथ हेडेक कॉज करता है। बाकी जितने भी है वो सारे हाई डोजेज में देने की वजह से होते हैं। जो इस निमोनिक में नहीं है वो ये हैं कि CVS डिस्ट्रेस भी ये कॉज करता है, आई मीन सॉरी, CVS डिप्रेशन, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन भी कॉज करता है ये। उसके अलावा साइकोसिस भी कॉज करता है। तो ये सारी आपने इसकी टॉक्सिसिटीज़ याद रख लेनी है। ओके।